नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और ये वक्त है खबर दमदार का। और खबर दमदार में ही सबसे पहले बात कर लेते हैं कल जो 2 लोकसभा उपचुनाव पर नतीजे सामने आए उसके बाद से ही हाहाकार मचा है। अखिलेश की हार का एसी कनेक्शन सामने आया है। आजमगढ़ और रामपुर में समाजवादी पार्टी की करारी हार के बाद वार पलटवार का दौर जारी है। जमकर सियासी बयानबाजी हो रही है। विपक्षी नेता अखिलेश यादव पर तंज कस रहे हैं कि अगर एसी कमरे से बाहर निकलते तो हार नहीं होती। वहीं शिवपाल भी यही कह रहे हैं कि हार की वजह सबको पता है। तो मायावती का मुस्लिम दलित फॉर्मूला सामने आया है, उस पर भी करेंगे बात। और अखिलेश के मुस्लिम यादव फॉर्मूले पर मायावती का ये फॉर्मूला भारी पड़ता दिख रहा है। तो अपने और विपक्ष, अखिलेश पर निशाना सबकी ओर से। जहां विपक्ष कह रहा है कि ये अखिलेश यादव का अहंकार था जो हार मिली समाजवादी पार्टी को, तो वहीं पर अपने गठबंधन के सहयोगी कह रहे हैं कि एसी कमरे में बैठे रहे और इसी वजह से हार का सामना करना पड़ रहा है बार बार। समाजवादी पार्टी को करारी शिकस्त मिली उपचुनाव के दौरान, तो सहयोगी दल भी अखिलेश को नसीहत देने लगे। एसबीएसपी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव को इन हारों से सबक लेने के लिए कहा और कहा कि एसी कमरे से बाहर निकलिए, जमीन पर उतरिए। राजभर ने कहा कि 24 घंटे चुनावी मोड में रहने वाली बीजेपी से मुकाबला करना है तो जनता के बीच रहकर ही ये मुकाबला हो सकता है। जनता के मुद्दों को उठाने से ही कामयाबी मिल सकती है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस हार से सीख लेनी चाहिए और इसी कमरे से निकल करके धरातल पे चल के संगठन का काम लोगों को लेकर के मिलकर करना चाहिए। और 22 में जिस तरह सीख लिए हैं और उसके बाद भी 22 के बाद बाई इलेक्शन में अंतिम दिन प्रत्याशी का तय करना है और चुनाव लड़ाना, जीतने का सपना देखना, ये बहुत बड़ा दिवास्वप्न है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा 24 घंटे चुनावी मूड में रहती है। उससे चुनाव लड़ना है, जीतना है, तो फिर समाजवादी पार्टी गठबंधन के सभी साथियों को मिल करके एसी से निकल करके धरातल पे चल करके जो गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित, वंचित, किसान, नौजवान, बेरोजगार हैं उनको अपने साथ जोड़ने की जरूरत है, तभी हम मुकाबला कर सकते हैं। ओम प्रकाश राजभर का ये बयान कल का है, लेकिन आज ये दिखाना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि कई और सहयोगी दल हैं, वो भी अब यही भाषा, यही बात कह रहे हैं। अपना दल कमेरावादी नेता पल्लवी पटेल ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि एसी कमरे से बाहर निकलकर विपक्ष को विरोध करना चाहिए। वाराणसी दौरे पर पहुंची पल्लवी पटेल ने कहा कि सड़कों पर निकलकर प्रदर्शन करना होगा। थोड़ा पीछे आ जाइए। देखिए, ये उनका अपना व्यक्तिगत सुझाव हो सकता है, अपनी व्यक्तिगत टिप्पणी हो सकती है। मेरा ये मानना है इस वक्त पूरे विपक्ष को एसी कमरों से निकाल करके सड़क पे आना चाहिए और मुद्दों को उठा करके समाज और देश के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। वहीं इन उपचुनाव में 2 जगहों पर हार का सामना करने के बाद शिवपाल सिंह यादव ने क्या कहा? उन्होंने भी यही कहा कि हार की वजह सबको पता है। हार स्वीकार कर ली हमने, हार की वजह भी सबको पता है, उसे दूर करने की जरूरत है। ऐसे तो देखिए, जो जनता ने जनादेश दिया है तो उसको सबको स्वीकार करना चाहिए। अब स्वीकार करें सब लोग। कहाँ रह गई, जैसे कि गढ़ में आजमगढ़ और रामपुर जैसे? अब सब स्वीकार कर लो, सब स्वीकार कर लेंगे, सबको पता है। चलिए ठीक। आपके अनुभव का ही फायदा नहीं उठाया गया, आपको भी नहीं बुलाया गया, अखिलेश भी नहीं पहुंचे गया, इसलिए से हारेंगे चुनाव। इस पर मुझे कोई कमेंट नहीं करना, किसी पे नहीं करना है। अब देख ही रहे थे, हम तो शांत थे चुनाव। आजमगढ़ में जब सपा की सारी सीटें थी विधानसभा में, इस बार बिल्कुल कहीं ना कहीं ऐसा मान रहे थे कि मायावती की वजह से भी ऐसा हुआ। अब ये सब देखिए, देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, तो अपने अपने स्वीकार करो। और नतीजा बहुत कम वोटों से हारा है, आरोप है कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ की संभावना है। अब सबको पता है सबको, और हार जीत को सब स्वीकार करें।
तो ओम प्रकाश राजभर हो या फिर राजनीति के जानकार, 22 के असेंबली इलेक्शन के बाद भी यही बात हुई थी कि समाजवादी पार्टी ने वक्त रहते चुनाव की तैयारी नहीं की, जमीन पर नहीं दिखे, जिसकी वजह से हार का सामना करना पड़ा। ओपी राजभर ने वही नसीहत एक बार फिर से दी है। इधर उपचुनाव के नतीजों के बाद बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने भी कई ट्वीट्स किए। उन्होंने अपने उम्मीदवार शाह आलम की हौसला अफजाई की, साथ ही पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से 2024 के लोकसभा चुनाव में संघर्ष को बनाए रखने की अपील की है। ट्विटर पर मायावती ने लिखा है कि सिर्फ आजमगढ़ ही नहीं बल्कि बीएसपी के पूरे यूपी में 2024 लोकसभा आम चुनाव के लिए जमीनी तैयारी को वोट में बदलने के लिए संघर्ष व प्रयास लगातार जारी रखना है। इस क्रम में एक समुदाय विशेष को आगे होने वाले सभी चुनावों में गुमराह होने से बचाना भी बहुत जरूरी है। वहीं आजमगढ़ उपचुनाव को लेकर मायावती ने ट्वीट किया कि बीएसपी के सभी छोटे बड़े कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों, पार्टी प्रत्याशी शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली ने आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में जिस संघर्ष और दिलेरी के साथ लड़ा, उसे आगे 2024 लोकसभा आम चुनाव तक जारी रखने के संकल्प के तहत चुनावी मुस्तैदी यथावत बनाए रखना जरूरी है। इसके अलावा भी उन्होंने एक और ट्वीट किया है और इस ट्वीट में लिखा है कि यूपी के इस उपचुनाव परिणाम ने एक बार फिर यह बात साबित कर दी कि केवल बीएसपी में ही बीजेपी को हराने की सैद्धांतिक और जमीनी शक्ति है। ये बात पूरी तरह से खासकर समुदाय विशेष को समझाने का पार्टी का प्रयास लगातार जारी रहेगा ताकि प्रदेश में बहुप्रतीक्षित राजनीतिक परिवर्तन हो सके। वहीं चौथे ट्वीट में बीएसपी अध्यक्ष ने लिखा है कि उपचुनाव को रूलिंग पार्टी ही अधिकतर जीतती है। फिर भी आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में बीएसपी ने सत्ताधारी बीजेपी और एसपी के हथकंडों के बावजूद जो कांटे की टक्कर दी है वो सराहनीय है। पार्टी के छोटे बड़े सभी जिम्मेदार लोगों और कार्यकर्ताओं को और अधिक मजबूती के साथ आगे बढ़ना है। तो मायावती इस प्रदर्शन से उत्साहित दिख रही हैं। 2024 में बड़े परिवर्तन की बात कह रही हैं और ये भी कह रही हैं कि बीएसपी में ही वो ताकत है जो परिवर्तन करके दिखाए। इधर असदुद्दीन ओवैसी ने आजमगढ़ और रामपुर चुनाव में समाजवादी पार्टी की हार के बाद करारा प्रहार किया। उन्होंने मुसलमानों से अपील की है कि वो ऐसी पार्टियों को अपना वोट देकर जाया न करें जो बीजेपी को हरा नहीं सकती। देखिए, रामपुर और आजमगढ़ पार्लियामेंट के जो बाई इलेक्शन के नतीजे आए, उससे एक बात साफ जाहिर होती है कि समाजवादी पार्टी में ना तो काबिलियत है ना अहलियत है बीजेपी को शिकस्त देने के लिए। और मैं उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक समाज, दलित और मुसलमानों से, और ख़ास तौर से हिंदी हार्टलैंड के मुसलमानों से अपील करूँगा कि वो अपने वोट को ज़ाय ना होने दें और ऐसे निकम्मी पार्टियों का साथ ना दें जो बीजेपी को हरा नहीं सकते। वो सिर्फ आपको धोखा देकर आपका वोट हासिल कर लेते हैं। इधर रायसीना की रेस अब दिलचस्प होती जा रही है। आज राष्ट्रपति पद के विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने अपना नामांकन किया है। सिन्हा के नामांकन के दौरान विपक्षी दलों ने अपनी ताकत दिखाई। विपक्ष ने एकजुटता दिखाने के लिए एनसीपी चीफ शरद पवार, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, लेफ्ट के नेता डी राजा और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला मौजूद थे। सिन्हा ने 4 सेटों में नामांकन दाखिल किया। दरअसल 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव होना है और मतगणना होनी है 21 जुलाई को। मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है। विपक्षी दलों ने यशवंत सिन्हा को 21 जून को अपना साझा उम्मीदवार घोषित किया था। वहीं एनडीए की ओर से राष्ट्रपति कैंडिडेट हैं द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू ने नामांकन पहले ही दाखिल कर दिया है। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सियासी यहां पर जानकार बता रहे हैं कि एनडीए का पलड़ा भारी है क्योंकि एनडीए की अपनी ताकत है ही। बीजेडी, बीएसपी ने भी एनडीए को समर्थन दिया है, द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दिया है और इस तरह से एनडीए कैंडिडेट का जीतना तय है। मेरठ के लिसाड़ी गेट थाना इलाके में एक बड़ा हादसा हुआ। यहां पर 60 फुटा रोड पर सिलेंडर में जोरदार ब्लास्ट हुआ जिसके बाद 2 मकान मलबे में तब्दील हो गए। कई लोग मलबे में दब गए। हादसे के बाद मौके पर पहुंचे लोगों ने पहले पुलिस को जानकारी दी, लेकिन ये भीड़ भी कई बार चुनौती बन गई।
पुलिस और जिला प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंची। मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला गया। मलबे में दबकर एक की मौत हो गई, जबकि करीब 6 लोगों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कुछ लोगों ने आशंका जताई है कि ये मकान अवैध पटाखे का निर्माण हो रहा था यहाँ पर, जिसकी वजह से जोरदार और दिल दहला देने वाला धमाका हुआ। मेरठ के लिसाड़ी गेट इलाके में आज बड़ा हादसा हो गया। यहाँ 60 फुटा रोड पर एक घर में सिलेंडर ब्लास्ट कर गया। इस सिलेंडर ब्लास्ट में अब तक 1 लोगों के मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 2 लोगों को मेडिकल अस्पताल भेजा गया है। उनका इलाज वहां पर चल रहा है। बाकी का रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर जारी है। आप इन तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से यहां पर क्रेन लगी हुई है और लगातार इस जेसीबी मशीन के जरिए इस मकान के अंदर लोगों को तलाशने की जद्दोजहद की जा रही है। तो निश्चित तौर पर आप ये तस्वीरें देखिए कि कितना बड़ा हादसा था। वसीम, आप इधर आइए, हमारे साथ एसपी सिटी मौजूद हैं। सर, ये बताएं क्या हादसा हुआ था, क्या डिटेल से? अभी रेस्क्यू के बाद में हम आपको बाकायदा डिटेल में सारी बातें बताएंगे। क्या डिटेल से, कितने लोगों की कैजुअलिटी हुई? अभी एक व्यक्ति के बारे में कंफर्म हुआ है, बाकी लोग को कुछ को रेस्क्यू किया गया है, कुछ और अंदर है, पहले हमको रेस्क्यू कर लेने दीजिए। रेस्क्यू ऑपरेशन में एसपी सिटी लीड कर रहे हैं विनीत भटनागर जी यहाँ पहुंचे हुए हैं और देखिए कि किस तरह से यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ये मकान पूरा भरभरा कर गिर पड़ा और किस तरह से यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। जेसीबी मशीन यहाँ पर लगाई हुई है और सारे प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार ऑपरेशन जारी है। मैं कहूँगा वसीम अहमद से कि दिखाएं ये तस्वीरें, यहीं से लॉन्ग शॉट करके दिखाएं कि किस तरह से यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। जेसीबी मशीन के जरिए इस मलबे को हटाने की कोशिश की जा रही है। इस मलबे को हटाकर यहाँ से लोगों को निकालने की जद्दोजहद की जा रही है। और दूसरी तरफ की तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर एम्बुलेंस भी खड़ी हुई है, 108 नंबर एम्बुलेंस खड़ी हुई है और साथ ही साथ लोगों की ये भीड़ देखिए, ये हुजूम देखिए, पूरा का पूरा इलाका यहाँ पर इकट्ठा हो गया है। अनाउंसमेंट करते हुए लोग भी यहाँ नजर आ रहे हैं। हमारे साथ सीओ कोतवाली जी मौजूद है। क्या डिटेल्स हैं, अब तक कितनी कैजुअलिटीज के बारे में खबर मिली है और कितने लोगों को अभी दबे होने की आशंका है? जी, 1 की कैजुअलिटी है और अभी 3 लोगों को हॉस्पिटल भेजा गया है, इतनी अभी पुष्टि है। बाकी अभी इनके मुताबिक 2-3 लोग और दबे हो सकते हैं, तो उनके लिए हम लोग रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और वसीम जरा अपने पीछे की तस्वीरें दिखाइए कि किस तरह से यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और ये भीड़ आप देखिए कि कैसे यहाँ पर अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है। देखिए अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है कि लोग यहाँ से दूर रहें क्योंकि यहाँ पर पूरा मलबा है और मलबे से इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन कर करके लोगों को निकालने की जद्दोजहद की जा रही है और यहाँ पर अनाउंसमेंट करके लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। छतों पर भी देखिए कितनी भीड़ है, जहाँ जहाँ तक निगाह जा रही है वहाँ तक लोगों का ये हुजूम नजर आ रहा है। तो निश्चित तौर पर लिसाड़ी गेट इलाके के 60 फुटा रोड पर जिस तरह से ये हादसा हुआ है वो तस्वीरें आप इन टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अब तक की डिटेल्स के मुताबिक 1 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 2 लोगों को निकाल करके अस्पताल भेजा गया है। बाकी का रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त लिसाड़ी गेट के 60 फुटा रोड पर हो रहा है और तमाम आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। एसपी सिटी विनीत भटनागर यहाँ पर मौजूद हैं, एडीएम सिटी दिवाकर सिंह यहाँ पर मौजूद हैं, सीओ कोतवाली यहाँ पर मौजूद हैं और अन्य आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन को तत्परता से किया जा रहा है ताकि अगर कोई भी व्यक्ति इस मलबे के अंदर दबा हो तो उसकी जान को बचाया जा सके। कैमरा पर्सन वसीम अहमद के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ। और अगली खबर सहारनपुर से, जहां पर हिस्ट्री शीटर सन्नी नागपाल के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला है। एसडीएम सदर और एएसपी के नेतृत्व में कार्रवाई हुई है। नागपाल परिवार की जनता रोड पर स्थित संपत्ति पर बुलडोजर चला। भारी फोर्स के साथ यहां पर कार्रवाई हुई है। हाल ही के दिनों में सन्नी नागपाल और उसके परिजनों पर सहारनपुर में दर्ज हुए थे मुकदमे। पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल का सहयोगी रहा है सन्नी नागपाल, जिस पर अब एक्शन हो रहा है। योगी सरकार 2.0 में योगी का बुलडोजर एक्शन में है। आप देख सकते हैं अभी यहाँ एक खूबसूरत फार्म हाउस टाइप का बना हुआ था जो जनता रोड पर स्थित था। करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी आज एक बड़ा ध्वस्तीकरण सहारनपुर में देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये बुलडोजर अवैध निर्माण को किस प्रकार से ध्वस्त कर रहा है। ये बुलडोजर का पीला पंजा आप देख सकते हैं किस प्रकार से यह इस प्रॉपर्टी को तहस नहस कर रहा है, किस प्रकार से यह अपना काम कर रहा है। और जिले में ये एक बड़ी कार्रवाई योगी सरकार 2 में देखने को मिल रही है। कैमरा पर्सन विकास के साथ देवेश त्यागी, न्यूज़ 18 सहारनपुर।
इधर नोएडा में अतिक्रमण पर गरजा है बुलडोजर। सेक्टर 8 में हुई है कार्रवाई, जहां पर नोएडा अथॉरिटी का एक्शन देखने को मिला। नाले पर बनी दुकानों और झुग्गियों को हटाया गया है। नोएडा सेक्टर 8 का ये मामला है। नाले के ऊपर यहाँ पर अवैध तरीके से झुग्गियां बनाई गई थी, दुकानें बनाई गई थी और इन दुकानों को आज बुलडोजर के इस्तेमाल से हटा दिया गया। और उत्तर प्रदेश ने 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य पूरा कर लिया है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इसकी जानकारी दी और कहा कि चाइल्ड वैक्सीनेशन में भी तेजी जारी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से चला है और यही वजह है कि 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य हासिल किया हमने। वहीं पर चाइल्ड वैक्सीनेशन को लेकर भी उन्होंने कहा कि इस पर तेजी से काम चल रहा है। उत्तर प्रदेश राज्य में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देशों के अनुरूप काम हुआ है। 100% वैक्सीनेशन हुआ है और बच्चों के वैक्सीनेशन में भी हम बहुत तेजी के साथ काम कर रहे हैं। हम नंबर 1 पर हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जो भी आदेश दे रहे हैं उनका हम लोग 100% अनुपालन कर रहे हैं। और बड़ी खबर सोनभद्र से, जहां पर रेप के 2 दोषियों को उम्र कैद की सजा हुई है और 21 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। अपहरण के बाद रेप को इन्होंने अंजाम दिया था। 9 साल पहले की ये वारदात है जिसमें सजा का ऐलान हुआ है। 2 दोषी हैं रेप के, अपहरण और रेप के मामले के 2 दोषी जिन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई है और 21 हजार रुपए का जुर्माना भी इन पर लगाया गया है। 9 साल पहले की ये वारदात है जिस मामले में अब फैसला आया है, सजा का ऐलान हुआ है। और आज कासगंज में बरेली मार्ग पर एक दुर्घटना हुई। रिफाइंड तेल से भरा एक टैंकर पलट गया। टैंकर पलटने के बाद उसमें कई जगहों से तेल का रिसाव होने लगा और देखते ही देखते इलाके के लोग वहां पर इकट्ठा हो गए। सभी रिफाइंड तेल भरने की होड़ में जुट गए। कोई अपने घरों से बाल्टी लेकर आया तो कोई डब्बा, बड़े बड़े डब्बे, देखिए रिफाइंड तेल भरे जा रहे हैं। पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची और जो जाम लगा था उसे हटाने में जुट गई। इन लोगों की वजह से, भीड़ की वजह से जाम खुलवाने में भी पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। कासगंज बरेली मार्ग पर यह हादसा हुआ। लंबा जाम लग गया। यहां पर भीड़ को हटाना पुलिस के लिए चुनौती बन गई। काफी मशक्कत के बाद जाम खुल सका। भीड़ को हटाने में पुलिस को लाठी भी फटकारनी पड़ी है। उधर हरदोई से एक दर्दनाक तस्वीर सामने आई। यहां एक बाइक सवार की ट्रेन की चपेट में आने से जान चली गई। हादसा पटरा को पार करने के दौरान हुआ था। पटरी को पार करने के दौरान आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं, बाइक फंस गई थी ट्रैक पर, जिसे निकालने के लिए बाइक सवार कोशिश करता रहा और उसी दौरान ट्रेन आई और युवक हादसे का शिकार हो गया। संडीला कस्बे के रेलवे फाटक की ये घटना है, जहां पर बंद फाटक को युवक पार करने की कोशिश कर रहा था। युवक की पहचान नहीं हो पाई है। जीआरपी बालामऊ ने शव कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट की ओर से निधि समर्पण अभियान चलाया गया था। 3 महीने तक ये अभियान चलाया गया था और जिसके जरिए 3,500 करोड़ रुपए का दान मिला है। इनमें 3,400 करोड़ रुपए सिर्फ 11 करोड़ लोगों ने दान दिए हैं। ये वो लोग हैं जिनके घर कार्यकर्ता पहुंचे या फिर जिनसे संपर्क किया गया। 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर का शिलान्यास हुआ। इसके बाद तय हुआ कि मंदिर निर्माण के धनराशि दान के जरिए जुटाई जाएगी। कार्यकर्ता घर जाएंगे, लोगों के मंदिर के दान लेंगे। साल 2021 में मकर संक्रांति पर मंदिर के लिए निधि समर्पण अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान के दौरान लोगों ने खुलकर दान दिया। निधि समर्पण अभियान के जरिए 3500 करोड़ रुपए इकट्ठा हुए। इनमें से 11 करोड़ लोगों ने 3400 करोड़ रुपए दान किए। ये राशि 10, 20, 50, 100, 500 और 1000 रुपए के कूपन के जरिए आई।
मतलब ये उन लोगों का दान था जिनके घर पर कार्यकर्ता पहुंचे थे, या फिर वो लोग मंदिर दर्शन के लिए नहीं आए? 3400 करोड़ रुपया जो है ये हमारा अभियान जो चला था उसमें मिला हमको, और 11,000 करोड़ लोगों से वो दान इकट्ठा हुआ है। 10 रुपए से लेकर के लोगों ने करोड़ों रुपए तक का दान दिया है। आम जनता का सहयोग है। ये 11,000 करोड़ जो है वो आम जनता के लोगों ने दान दिया। इतनी रसीदें हमारी कटी हैं, इतने कूपन हमारे कटे हैं। ये धनराशि सिर्फ दान के लिए जो कूपन जारी किए जा रहे थे या फिर रसीद काटी उनके जरिए आई? इसके अलावा लोगों ने चेक के जरिए भी दान किया, ट्रस्ट के खाते में पैसे भेजे। हालांकि एक तथ्य ये भी है कि दान के लिए जारी किए गए करीब 22 करोड़ चेक बाउंस हुए, जिसने ट्रस्ट की ओर से दोबारा संपर्क किया जा रहा है। वह इन सबके बीच मंदिर निर्माण का कार्य तेजी से जारी है। जानकारी के मुताबिक मंदिर का गर्भगृह 2024 में बनकर तैयार हो जाएगा। बंसी पहाड़पुर से तराशे गए पत्थर अयोध्या लाए जा रहे हैं। निर्माण अभी चल रहा है और मंदिर हमारा जनवरी 24 में उसका गर्भगृह तैयार होगा, जहाँ भगवान पधारेंगे। मंदिर निर्माण के लिए अभी भी लोग दान कर रहे हैं। दूसरे लफ्जों में कहें तो हर कोई मंदिर निर्माण में सहयोगी बनना चाहता है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, तुरंत लौटेंगे।